Hello everyone, welcome back to another and unfortunately the last episode of the series जिसमें अब तक हम वर्ल्ड कप डिस्कस करते आ रहे थे एंड वी हैव फाइनली रन आउट ऑफ वर्ल्ड कप्स। तो अब हमारे जो आखिरी दो वर्ल्ड कप हैं 2015 और 2019 वो हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम माय फ्रेंड माय पैनलिस्ट एंड को होस्ट हसन भाई टू द शो। Thank you so much, Lala. It's been an interesting journey. I think बहुत सारे traumas आपने और मैंने अपने लिए फिर से खोल लिए हैं. लोग सोच रहे होंगे इन दो को और कोई काम नहीं था. But it's good to go back over and look at so many things. So interesting to start in 1975 and today, inshallah, finish 40 and then respectively 44 years later. So I think it's been quite a journey. सो विल बी टॉक अबाउट द लास्ट टू वर्ल्ड कप। इससे पहले हमने सारे वर्ल्ड कप डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट एपिसोड में एक्चुअली हमने तीन वर्ल्ड कप डिस्कस किए थे और तकरीबन हमने 12 साल कवर किए थे और उसमें कुछ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट और स्टैटिस्टिक्स निकले टुवर्ड्स द एंड। तो अगर आपने अभी तक एपिसोड नहीं देखी तो जरूर उसको चेक कीजिएगा। बट हमने जैसा देखा था कि 11 में जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, वहाँ पे पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला और उस टाइम हमारा जो एक बिल्डअप स्टार्ट हुआ था जिसको हम मिसबा एरा कह सकते हैं, क्योंकि 2010 के बाद मिसबाउल हक ने जो है वो टेक ओवर किया था टीम को बिकॉज के वो पूरा स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल चला और जो हमारे पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कैप्टन थे सलमान बट ही वाज आउट ऑफ द पिक्चर लॉन्ग विद अदर बॉलर्स। सो यहाँ से ही हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। फॉरेन वर्ल्ड कप हुआ, उसको हमने खेला और उसके बाद ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बट जनरली पाकिस्तान की टीम की अगर परफॉर्मेंसेज देखें तो 11 से 15 में हम चौथे पांचवें नंबर पे थे इन टर्म्स ऑफ हमने जो विन जो हमारी रेशो थी विन लॉस की। तो नथिंग रियली टू बी ऑनेस्ट टॉक अबाउट इसके दरमियान में एक्सेप्ट फॉर 1-2 सीरीज जिसके हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज थी, उसमें हम आगे डिटेल में बात कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आप बैटिंग में देखेंगे, एक मैंने छोटे स्टेटिस्टिक्स डाले तो हमारे टॉप स्कोरर थे वो हफीज थे जिनका डेब्यू 2003 के वर्ल्ड कप के बाद हुआ था। और बॉलिंग में वी हैड शाहिद अफरीदी एंड सईद अजमल लीडिंग द टीम। सो अब हम हसन भाई से बात शुरू करते हैं। हसन भाई, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लाइक 11 के बाद और बिल्डिंग अप टू 2015। आप वो टीम कैसे देखते हैं, क्या डायनेमिक्स बन रहे थे? एक चीज जो आप हम जिसको अब डिस्कस नहीं करेंगे बट लोगों को हम डिस्क्लेमर दे दें कि हम टेस्ट की बात नहीं कर रहे, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू व्हाट वाज हैपनिंग इन यूएई, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओडीआईस की बात कर रहे हैं। I think the start of the post 2011 Misbah era, I think the most impressive thing was the fact कि हम इंडिया को जाके इंडिया में एक बायलैटरल सीरीज में बहुत अच्छे बाद हराया. इट वाज द लास्ट बायलैटरल सीरीज बिटवीन द टू कंट्रीज. वहां हमने एक बड़ा चांस देखा फॉर एन इम्प्रेसिव सेटअप, जिस तरह नासिर जमशेद की परफॉर्मेंसेस, एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय जुनैद खान, मोहम्मद इरफान वाज कमिंग इनटू द पिक्चर. आपकी स्पिन बॉलिंग स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग थी. मैं आज भी लोगों को कहूंगा कि जुनैद खान वाली गेम को अगर आप जाके देखें और उसमें आप जाके सईद अजमल का परफॉर्मेंस देखें अगेंस्ट अ टीम एज इनक्रेडिबल एज इंडिया, स्पेशली इन होम कंडीशंस, to go at under 4 and over and bowl a 10 over spell is simply mind boggling. तो आपको लग रहा था कि इस टीम की एक जगह बन रही है और वो एक बड़ा हाई पॉइंट था. एंड देन एज यूजुअल उस एरा के साथ हमारा लाला एक हाई पॉइंट के बाद एक कंसिस्टेंट लो पॉइंट्स आए, जिसमें सबसे सरप्राइजिंग रहा कि आपको याद होगा कि हमने इंग्लैंड को सीरीज हराई यूएई में टेस्ट मैचेस में और बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस था. बट इंग्लैंड ने हमारी व्हाइट बॉल में इतनी धुलाई की और फिर ऑस्ट्रेलिया ने हमारी वहां पे. तो एक्चुअली हमारा अगर उस टाइम पे वनडे रिकॉर्ड देखा जाए, T20 की तरफ भी नहीं आऊंगा, वनडे रिकॉर्ड देखा जाए तो अगेन अगेंस्ट द बिग टीम्स होम एंड अवे इट वाज अ वेरी पुअर रिकॉर्ड एंड उसमें हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं नजर आई. फिर हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आई एज ऑलवेज. कभी हफीज ओपन कर रहे हैं, कभी 5 पे आ रहे हैं. सरफराज कभी खेल रहे हैं, कभी खेल नहीं रहे. जब खेल रहे हैं तो कभी ओपन कर रहे हैं, कभी 4 पे आ रहे हैं. शाहिद अफरीदी के रोल के बारे में बहुत डिस्कशन हो रही है. उन्होंने एक दफा छोड़ा भी, फिर टीम में वापस भी आए. मिसबा के रोल को लेके बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि वो पावर हिटिंग क्यों नहीं करते. उनका कहना था हमेशा कि जब मैं आता हूं तो 4 विकेटें गिर गई होती हैं 6 ओवरों में, तो मैं कहां पावर हिटिंग करूंगा. एंड आई थिंक आवर पेस बॉलिंग स्टॉक्स, if I'm going to be honest with you, काफी कमजोर थे. With the greatest of respect to guys who were very good at red ball cricket, but राहत को अगर हम देखें, हमारी बहुत लोगों की बिलीफ है कि हमने जुनैद और इरफान को ओवर बॉल किया, force them to bowl so much, carry so much of the load. Then somewhere later along the line, if I'm not wrong, 2014 में या 2015 के ही करीब में we lost Saeed Ajmal, who was a very integral part of our lineup. So I think till 2017, until the emergence of Hassan Ali and till Amir got back and hit top form, we struggled for a while. And I think wo aapko results mein nazar aata hai. Even though this is a team that won a bilateral series in India and finally won a bilateral series in South Africa, but yet when it came to the World Cup, I don't think anyone would have looked at us as favorites.
एंड रियली जो वीक में भी हम आगे शायद आई थिंक दैट इज पोस्ट 15 वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया से 5-0 हमारा वाइट वॉश भी है यूएई में के अंदर. सो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस काफी ज्यादा. आई थिंक डायरेक्टली मूव फिर वर्ल्ड कप को करते हैं. नॉट मच टू टॉक अबाउट इन बिटवीन एटलीस्ट टिल 2015. सो 2015 का जो वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में दोबारा खेला गया. हम लोग बड़े होपफुल थे क्योंकि 92 के बाद हम समझते थे कि ऑस्ट्रेलिया तो बस अपनी ही जागीर है, हम जाएंगे और जीत जाएंगे. क्विक लुक एट रिजल्ट्स. पहला मैच हमने आर्च राइवल्स इंडिया के खिलाफ खेला. दे स्कोर 300, वी वर आउट फॉर 224. सेकंड मैच हसन भाई की फेवरेट टीम वेस्ट इंडीज के साथ हमने खेला. वेस्ट इंडीज ने वंस अगेन 310 रन किए और हमें 150 रन से इबरतनाक शिकस्त दी. थर्ड मैच हम सबकी फेवरेट टीम जिम्बाब्वे से खेला गया जो कि पाकिस्तान ने 20 रन से जीता. सो नॉट नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री देयर. यूएई से नेक्स्ट मैच खेला, वो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली जीत लिया. नेक्स्ट मैच था जो एज यूजुअल विद आवर बैक्स अगेंस्ट द वॉल, साउथ अफ्रीका से खेलना था. सरफराज को काफी कंट्रोवर्सी के बाद पब्लिक प्रेशर पे एक बिल्डअप हुआ, उस पर लाया गया, उन्होंने ओपन किया. पाकिस्तान ने मैच डबल स्कोर सिस्टम पे जीत लिया. लास्टली हमारा जो मैच था वो आयरलैंड से खेला गया और हमने वो मैच अपनी रिवेंज किया और 7 विकेट से जीत लिया. ये सब करने के बावजूद हम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए थे और क्वार्टर फाइनल में हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ जिसमें हम लोग 213 पे आउट हो गए. और फिर एक जो इनफेमस स्पेल है वहाब रियाज का जिसपे एक बार बार हर हाईलाइट्स में आता है वो हुआ, जिसमें फिर अल्लाह भला करे राहत भाई ने जो है वो कैच भी छोड़ दिया. सो जो विकेट थी वो उनको नहीं मिल सकी इवन दो इट वाज ऑन द फाइनेस्ट बॉलिंग. बट यहाँ पे वर्ल्ड कप का एंड हो जाता है. इससे पहले कि हम बाकी सारी चीज़ों को देखें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पाकिस्तान पे थोड़ी और बात करें. इवेंचुअली जिन 4 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था उनमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने क्वालिफाई किया था. इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इंडिया को 95 रन से कॉम्प्रिहेंसिवली हराया. साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच था वो बहुत मजे का गया, बहुत एक्साइटिंग मैच था. और एंड पे जाके न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनल के लिए. दोनों होस्ट कंट्रीज जो है वो फाइनल में पहुंच गई, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया. बट जो अनफॉर्चुनेटली फाइनल था, टू बी ऑनेस्ट 99 के बाद से हम देखते आ रहे थे कि थोड़े वन साइड फाइनल हो रहे हैं. यू कैन ऑल्सो इवन इंक्लूड 96 का फाइनल इसके अंदर भी, कि थोड़े से वन साइडेड ही चलते रहे हैं अनटिल फेट हैड अदरवाइज इन 2019. तो ये मैच भी जो है वो बहुत सिंपल रहा. 183 पे न्यूजीलैंड आउट हो गए पहले ओवर में. जो है आई रिमेंबर इनके ओपनर मैकलम आउट हो गए थे उसमें ओवर में, और वहीं पे आई थिंक कहते हैं हिम्मत टूट गई थी. ऑस्ट्रेलिया ने मैच 7 विकेट से जीत लिया. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप. अब हम जरा आते हैं परफॉर्मेंसेस के ऊपर समय के साथ. पहला मैच इंडिया वाला, इस पे डुएबल था या हमेशा ही हमारी ग्रैस्प से बाहर था? नहीं, आई थिंक आपने एक तो आपको अगेन यू केम अप अगेंस्ट विराट कोहली इन इनक्रेडिबल फॉर्म एंड अगेन आई थिंक थोड़े से हमारे टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम सोहेल खान बट थोड़े से हमारे स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो उनकी अटैकिंग लेट अटैकिंग की वजह से थोड़े बेहतर हो गए. 5 विकेट हॉल हो गया. नेवर रियली इन द गेम. One of the things that is really bugging me now that I'm looking back at it, Hamad Lala, is the fact that you've gone into this tournament with as many as 6 players over the age of 35. One of whom is 40 and is your captain. One of whom is 37. And I will repeat this for the umpteenth time. Perhaps the greatest red ball player batsman Pakistan has had, but definitely not a white ball player for what Pakistan needed. तो आपने इंडिया की यूथफुल साइड को देखा. वो पैसेंजर्स को नहीं कैरी कर रहे थे. देयर वाज अ फीलिंग वी आर कैरिंग टू मेनी पैसेंजर्स. आवर बॉलिंग अटैक वाज reliant on the kind of guys who don't regularly have success in Australia. एंड जैसे आपने और मैंने अभी बात की कि अभी आप सरफराज को लेके गए बट आप उमर अकमल से विकेट कीपिंग करा रहे थे. तो नो सरप्राइजेस देयर. द फर्स्ट गेम नेवर इन इट, नेवर लुक लाइक विनिंग इट. वो एक फीलिंग थी कि उनको हमने 350 से नीचे रख के बहुत बड़ा कोई कारनामा कर लिया था. बस वही फीलिंग थी. आई थिंक इंडिया वर डोमिनेंट एंड उसके बाद से अगला मैच एज यूजुअल जो हमारी पुरानी आदत है कि वेस्ट इंडीज को भी हमने वर्ल्ड कप की एक ना एक विक्ट्री तो देनी होती है. दैट वाज अ हॉरिफाइंग परफॉर्मेंस बिकॉज उस मैच में आई थिंक सबको नजर आ गया था और पता चल गया था कि वी कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस लाइनअप एंड विद दिस कॉम्बिनेशन. Yet we kept going with that combination till a do or die game against South Africa. So I think this was a World Cup of really strange decisions, Ahmad Lala, and the results show it. I think जिस तरह आपने कहा जिम्बाब्वे के खिलाफ भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री नहीं थी और जिम्बाब्वे ने भी उसका बदला हमारे से T20 वर्ल्ड कप में ये इस वाले में ले लिया ऑस्ट्रेलिया में. So I think this was a very muddled World Cup, and इसमें honestly at no point did you look like anything like 92. I know वो बड़ा हो रहा था. 92 में भी पहला हारे थे, 92 में भी इंडिया से हारे थे,
92 में भी वेस्ट इंडीज से हारे थे, 92 में भी नहीं वो कर रहे थे अब, और ये 2019 में भी देखेंगे हम, 92 की बातें ही हो रही थी, बट नहीं, इट्स नेवर टू बी, वी वर नेवर इन इट टू विन इट। इसमें एक और भी अब देखिएगा तो जो 15 का वर्ल्ड कप है इसमें, अच्छा खैर बिफोर गोइंग जो आपने अभी बात की थी, ये मुझे लग रहा है कि हमारा एक साइकिल बन गया है कि अगर एक बंदे ने 2 वर्ल्ड कप खेले हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ऑल दोज लेजेंड्स, थर्ड वर्ल्ड कप भी उसने अपने उस जी लेगेसी या उस बिल्कुल। करियर या नाम पर ही खेल जाना है, इवन इफ उनकी जगह नहीं बन रही। अभी जो हमारे करंट वर्ल्ड कप में अब आप जो इस टाइम, क्योंकि उनके इंजर्ड होने के बाद, नसीम के इंजर्ड होने के बाद इस टाइम जो नाम हमारे पास आ रहे हैं जो रिप्लेसमेंट्स के तौर पे, ये अल्लाह भला करे हम 5 साल बाद बैठ के यही बात दोबारा कर रहे होंगे कि इन लोगों की जगह इस वर्ल्ड कप में नहीं बनती थी, वी शुड हैव इन्वेस्टेड इन द यंग लॉट, बट इट सीम्स लाइक अ साइकिल। It is, and I think more than सर्कल just या nostalgia, more than just nostalgia, I think it's just going with something comfortable and not willing to take the risk कि एक young लड़का जो है वर्ल्ड कप में स्कार हो जाएगा। भाई अगर वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर जाएगा, it's something that will hold him in great confidence for the rest of his वसीम life. अकरम बन जाएगा। बिल्कुल, I mean Wasim Akram went into 87, all of 1.5 years old in cricket, and you know was one of your best performers, if not your best performer. अच्छा लास्टली अगर हम बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप 15 में, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया वाज चैलेंज्ड एट ऑल, दे वर No, द डोमिनेंट no. टीम। माइकल क्लार्क के ऊपर, कैप्टनसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स रह गए, उन पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी आया, बट इन दिस वर्ल्ड कप दे वर द क्लियर विनर्स। मेरा नहीं ख्याल उनको कोई भी कहीं को प्रॉपर चैलेंज मिला था। उनको माइकल क्लार्क ने ही चैलेंज किया था हमारा लाला, उसके अलावा किसी ने नहीं किया था। आई थिंक he is probably, because again I wouldn't rate him as a great one day player, but he's got a World Cup trophy as a captain simply because he had an incredible team around him. I mean David Warner, Shane Watson, Brad Haddon had an incredible World Cup, Mitchell Stark को हमने देखा। तो ऑस्ट्रेलिया just on those conditions were like Australia of old, you know, एक juggernaut थे वो, and वही हुआ, न्यूजीलैंड से एक मैच हारे और उसके अलावा उन्होंने सबकी पिटाई की। सो इट वाज अ रियली इनक्रेडिबल टूर्नामेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड were, I think, the neutrals' favorites. We all wanted New Zealand to win with the way they played, the brand of cricket they played, the exciting cricket. The match against South Africa will live long in the memory. मुझे याद है क्योंकि मैं अपने वालिद साहब के साथ वहां में था और हमने वहां पे कोई जगह ढूंढी मैच देखने के लिए, और जब वो 6 मारा ग्रांट एलियट ने, तो आई वाज मैसेजिंग फ्रेंड्स इन साउथ अफ्रीका एंड दे वर ब्रोकन के can't even call this a choke, छक्का मारने वाला भी अपना है। So I think यही था कि Australia were not challenged by anybody but from within, and they were dominant, and it was a very dominant World Cup for them. Absolutely. एंड आई थिंक उनको दे हैड टू कम बैक स्ट्रांग आफ्टर 11 के दरमियान उनका ट्रांजिशन पीरियड आया था, रिकी पॉन्टिंग गए थे, क्लार्क आए थे, सो दे केम विद अ मिशन कि अच्छा हमने ये रिवेंज लेना है, प्लस होम कंडीशन उनको फायदा दिया। मूविंग ऑन टू 2019 वर्ल्ड कप फाइनल फॉर एजेस, दरमियान में हम बात करते हैं तो एक चीज आपको जो इंटरेस्टिंग नजर आएगी कि 15 टू 19 के वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तक इंग्लैंड वाज द मोस्ट डोमिनेंट टीम एंड दे वर डोमिनेंट टीम बाय फार, बड़े अच्छे मार्जिन से। उनकी विन लॉस रेशियो 2.5 थी एंड द नेक्स्ट बेस्ट वाज 2 इंडिया की, देन देयर वाज साउथ अफ्रीका, देन देयर वाज न्यूजीलैंड एंड देन ऑस्ट्रेलिया और फिर कहीं जाके पाकिस्तान। सो देन अगेन हमें नजर आ रहा है कि बहुत खास हमारी जो वर्ल्ड कप का जो साइकिल था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि इसमें अगर आप देखें कि हमारे जो टॉप स्कोरर हैं वो बाबर आजम है। सो इस पूरे 4 साल में बाबर आजम का डेब्यू भी हुआ, उन्होंने रन भी बनाए और लीडिंग टू द वर्ल्ड कप वो इस एरा में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर भी बन गए। सो इससे अगेन जब डेप्थ की बात करते हैं वो हमें नजर आ रही है कि जिस बच्चे ने अभी डेब्यू किया है वही ऊपर आ रहा है। बॉलिंग में बात करेंगे आपके जो है वो हसन अली एक रेवोल्यूशन थे इस एरा के दौरान, बट ऑफ कोर्स इस एरा की आप बात नहीं कर सकते 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बगैर, जो कि पाकिस्तान ने फाइनली जीती, 92 के बाद हमारा पहला टाइटल था। बट पिछले एपिसोड में हमने एक तो बात भी की थी कि इवन दो इट्स अ वेरी फाइन अचीवमेंट, but unfortunately it seems it was a one-off. I won't chale, we wouldn't call it a fluke, but it was a one-off thing. Otherwise, Yeah. not much to remember. And I think the surprising thing was कि उस टेम्पलेट को हमने फिर 2019 में रिपीट नहीं किया. I thought it was a very strange decision to leave Azhar Ali out in 2019 when he had actually shown you that he could contribute in 2017. That template worked. I'm not saying it would have worked every time. But when I look at the team lineups and I look at the squad for 2019, you know, Babar obviously came of age that innings against New Zealand, and Sarfaraz ki kaptani mein bhi Shaheen came of age with the best figures. But we were constantly playing catch up because, again, as usual, हमारा वेस्ट इंडीज से हारना ही नहीं रुकता. I mean, you take that match out, इंडिया से तो चलो आपने हारना ही हारना होता है. But you take that match against the West Indies out, who themselves had a very ordinary tournament. It just beggars belief, and I think this was a good enough squad.
एंड अब हम बात करेंगे कि जी नेट रन रेट में नहीं पहुंचे, करीब थे, 92 में भी ये हुआ था, पहला हारे दूसरा हारे. The problem with us was that I think we were always playing catch up, and we know how good Pakistanis are when it comes to catching. So that's अच्छा, इवन इस पे unfortunately. वर्ल्ड कप शुरू पहले एक और बात भी आती है। इवन 17 में जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी शुरू की थी, हम पहला मैच इंडिया से बुरी तरह हारे थे और उस मैच में वहाब रियाज काफी ज्यादा मार पड़ी थी, आई रिमेम्बर, एंड अहमद शहजाद। ये दो लोग थे जिनमें बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा था, ऑनेस्टली मैं भी करता रहा था, और फिर हमने इनको रिप्लेस किया, हमने फखर को इंडक्ट किया, जो कि उस टाइम रिलेटिवली एक न्यू कमर थे, बहुत से लोगों का पता नहीं था। हसन अली आए। तो एक जो हमारे चेंजेस होते हैं वो मुझे फील ये हो रहा है कि हमेशा फोर्स चेंजेस ही होते हैं, और जब हमने फोर्स चेंजेस किए तो दे क्लिक्ड। और 17 भी हम इस वजह से जीते थे कि जो टीम हमने पहले मैच में खिलाई थी वो टीम फाइनल नहीं खेल रही थी, और बाकी लेट स्टेजेस के हवाले से भी। तो बात ही वही सर पे आती है तो कुछ करते हैं। इट वाज नॉट सम मास्टर प्लान व्हिच वर्कड आउट फॉर अस इन 17 आइदर। No. 17 I think because of the amount of time for the tournament, the fact that आपने 2 से 3 मैचेस ही खेलने थे. I think the momentum came our way when we beat England because if I'm not wrong, going into the 2019 World Cup, हम England Australia दोनों से whitewash हुए थे home conditions में. In fact, we जी। went into the World Cup having lost 9 out of our last 10 completed games. And उस वक्त तक मुझे भी एक हल्का सा idea हो गया था because I started my time in PSL and I'd worked closely with some of the players. And वही बात आपको फिर से नजर आ रही थी कि there was no clarity in terms of selection, there was no clarity in terms of roles. एक मैच में हारिस सोहेल खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक में नहीं खेल रहे. ओनली बाबर न्यू व्हाट ही हैड टू ब्रिंग. ओपनर्स के ऊपर कंफ्यूजन थी, कैप्टनसी में स्ट्रगल्स हो रही थी, बॉलिंग लाइनअप में एक दिन वहाब चल रहे हैं, एक दिन नहीं चल रहे. सो इट वाज अ लॉट ऑफ, in some ways, a reminder of Pakistan in the 90s, and then unfortunately most of the results were like Pakistan in the 90s too. मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड कप, पहला मैच हमने वेस्ट इंडीज से खेला। फॉर रीजंस दैट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, हम 105 पे आउट हो गए और हम वो मैच 13 ओवरों में वेस्ट इंडीज से हार गए। बट मोर इम्पोर्टेंटली इस एक डिफीट्स ने हमें आगे कितना नुकसान पहुंचाया ये अभी हम आगे देखेंगे। सेकंड मैच हमने ऑस्ट्रेलिया से खेला, बीइंग पाकिस्तान वी केम बैक विद स्कोरिंग 348 रन्स एंड डिड इंग्लैंड डिड पुट अप अ गुड फाइट, बट वी वन दैट मैच बाय 14 रन्स। श्रीलंका से हमने अगला मैच खेला, नहीं खेला क्योंकि बारिश हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया से मैच खेला, 307 का टारगेट दिया, हम 266 पे आउट हो गए। आई डोंट थिंक वी वर एवर इन दैट मैच इन द सेंस कि हमें लगे कि हम कंट्रोल में है या हम करेंगे। सो इवन दो एक लग रहा है कि मार्जिन थोड़ा 41 रन का है, बट इट्स वाज इवन वर्स। सेम गोस फॉर द मैच अगेंस्ट इंडिया, 336 किया, वी वर नेवर रियली इन द गेम। हम 212 6 बना सके और हम डकलस सिस्टम पे हार गए। Then came our favorite team, South Africa, जिसको हारिस सोहेल साहब ने डिसाइडेड टू शो अप दैट डे, एंड हमने उनको कॉम्प्रिहेंसिवली 50 रन से 49 रन से हराया। न्यूजीलैंड से हमारा नेक्स्ट मैच हुआ, वो हमने जीत लिया। अब वो वाली बात थी कि वी हैड आवर बैक्स अगेंस्ट द वॉल, वी हैड टू विन एवरी मैच, एंड सडनली पाकिस्तान डिसाइडेड टू शो अप बाय बीटिंग न्यूजीलैंड, जिसमें अभी जिक्र किया हसन भाई ने कि बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, हमने चेज किया टारगेट। अफगानिस्तान से मैच हुआ जिसमें वहाब रियाज की बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी, उन्होंने आखिरी 2 शॉट्स खेल के हमें वो मैच ओवर द लाइन पार करवा दिया। और बड़ा बैड लास्टली हमने टेम्पर्ड मैच अपना मैच था. बांग्लादेश से, प्रॉब्ली वहां से ये शुरू हुई थी जो एक बैड टेम्परामेंट था कि अच्छा दिस इज एक्चुअल राइवलरी Exactly. एज वेल, वरना हम थोड़े ज्यादा पाकिस्तानी एटलीस्ट साइड वो यूज्ड टू बी क्वाइट चिल। लास्ट मैच हमने बांग्लादेश से खेला जो हम 94 रन से जीत गए, बट वी कुडंट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल बिकॉज सपोजिटली हम नेट रन रेट पे हारे थे, बट बिकॉज हम लोग जो है वो वेस्ट इंडीज से हार गए थे। एक चलें आप कह सकते हैं कि अगर श्रीलंका से मैच होता, अगर हम वो जीत जाते तो परहैप्स यू कैन मेक अ केस कि हम हमारे पास एक चांस था जो मिस हो गया। फाइनल इंडिया न्यूजीलैंड के हुआ, न्यूजीलैंड ने 239 किया व्हिच डिडंट लुक लाइक अ गुड स्कोर, बट इंडिया वाज ऑल आउट एट 221। इसमें वर्ल्ड कप में एक और आइकॉनिक मूवमेंट मिली हमें, जो रन आउट हुआ था एमएस धोनी का, वो अभी तक हमारी सारी हाइलाइट्स में चलता है। दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का हुआ जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली इंग्लैंड ने हरा दिया। और फाइनल जो है मेरा नहीं ख्याल उस पर मजीद बात हो सकती है या उस पर कोई आर्टिकल या दुनिया में कोई क्लिप या कुछ रह गया या कोई ओपिनियन रह गया। बट मैं पूछना ये चाहूंगा कि आपका क्या ख्याल है उस रूल के मुतालिक, बाउंड्रीज के। So obviously हमारा लाला, मेरा थोड़ा सा पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड के साथ होता है. पाकिस्तान इज नॉट विनिंग. आई वाज बोर्न इन इंग्लैंड. आई स्पेंड माय अर्ली इयर्स देयर. मेरी थोड़ी सी वहां पे लॉयल्टी है. हालांकि जब इंग्लैंड पाकिस्तान खेलता है लोग मुझे कहते हैं यू आर द मोस्ट एंटी इंग्लिश पर्सन अराउंड. बट वो ये था, आई थिंक द रूल वाज ऑब्वियसली रॉन्गली यूज्ड एट द टाइम एंड अब जाके चेंज हो गया. बट आई जस्ट फेल्ट कि इट वाज समथिंग दैट वाज मेंट टू बी फॉर इंग्लैंड.
I genuinely felt that New Zealand actually pulled it back in the super over. And I was very surprised that they weren't able to go through the line. I think England में हल्की सी failure आ चुका था उस point तक. And maybe there was no happier man than Josh Butler, who had lost his last 6 finals across all cricket that he played. So I think bas England ke liye likha tha. It was an incredible feeling for people who were there. It was an incredible feeling for England to win at home. और हमने वो ट्रेंड कंटिन्यू होते देखा 2011 में इंडिया का 2015 में ऑस्ट्रेलिया का और 2019 में इंग्लैंड का which is a bit of a worrying trend for you and me in 2023 now unless आज के बाद हम स्पेशली सर जो हमने आज देखे फाइनल उसके बाद स्पेशली जी वो और आई थिंक अब हमें फिर वही कहना पड़ेगा कि अल्लाह करे जो होम का हिस्सा हुआ करती थी टीम्स उनका भी कोई चांस हो अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा बट आई थिंक वी स्टार्टेड सीइंग दैट ट्रेंड over the course of the tournament I do believe England were the best team and they deserve to win it. The final will live long in the memory for many reasons. But the rule boundary count back, one of those boundaries, I think बस उनके नसीब में उस दिन लिखा था. मेरा न्यूजीलैंड को यही एडवाइस होगा इंग्लैंड में बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं उनकी दुआओं ने इंग्लैंड को जिता दिया तो जरा गेट खोलें न्यूजीलैंड में पाकिस्तानियों को बढ़ाएं और देखें आप कैसे वर्ल्ड कप जीतते हैं. बट ये हम जरूर देख रहे हैं कि 2015 में जो बांग्लादेश से एग्जिट हुआ था इंग्लैंड का जिसपे मॉर्गन के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आया पूरी उनकी अप्रोच चेंज हुई उसके बाद इनके जो एक लीडिंग प्लेयर बने बेन स्टोक्स उनके साथ हमने T20 फाइनल के अंदर जिस बंदे को 4 छक्के पड़े हों इन दोनों प्लेयर्स का इफ आई थिंक ऑनेस्टली पाकिस्तानी क्रिकेट में तो कोई करियर नहीं है इन दो डिफीट्स के बाद देयर इज नो वे दे कुड बी प्लेइंग द नेक्स्ट वर्ल्ड कप लेट असाइड लीडिंग द टीम टू द विक्ट्री. नो एंड देन हम अभी रिसेंटली मैं किसी से डिस्कस कर रहा था कि डेविड मलान को पाकिस्तान ड्रॉप कर देता उसका कोई करियर ना होता 2016 के बाद बेन स्टोक्स कभी अगर पाकिस्तानी होते तो ना खेलते बट टीम्स ने रियलाइज किया कि दीज आर instances that build players. For Ben Stokes to go from that World Cup final, I mean, I had the chance to spend time with Carlos Brathwaite and ask him, and it turned him into a hero. And he said, "Look, it has to work for someone." उस दिन मेरा लक था, किसी और दिन Ben का होता. And Ben Stokes to go on and then win the World Cup for his team, and then also play the innings that he played at Headingley, and then become, one of England's most exciting red ball captains in a long time. I think it's. Just goes on to show इंग्लैंड की अगर हम डेप्थ पे भी बात करें वो भी इनकम्प्लीट है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो अपने प्लेयर्स को चांस देते हैं उन्होंने जेसन रॉय को इतने चांसेस दिए टू गेट इनटू फॉर्म एंड व्हेन ही फाइनली हिट फॉर्म दे रीप द बेनिफिट्स दे did not get rid of Josh Butler when he went through a rough phase. They did not change their bowling lineup. They did, they kept belief and they were able to leave out champion bowlers like David Willey because they were able to bring in someone like Jofra Archer. एंड आई थिंक इंग्लैंड की जो मैनेजमेंट है और इंग्लैंड का जो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट देना है और उनको उनमें बिलीफ रखना है उनका जो सिस्टम है दिस टाइम राइट नाउ आई थिंक हमने ऑब्वियसली एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट सुनी थी और इन करंट फॉर्म इट माइट नॉट बी रॉन्ग ऑल्सो के हार्दिक पांड्या said India can put out 2 white ball teams in every tournament win. I think England can put out 3 white ball teams. Yeah. मैं अभी उनकी करंट उसको देख रहा हूँ and a player of the quality and brilliance of Sam Billings is not getting in. It really makes you think. So I think England got it right. And बिल्कुल आपने सही कहा पाकिस्तान में तो ये अप्रोच होनी नहीं थी कप्तान को तो छोड़े हमने कोई कप्तान के साथ जो बेचारा सीट 7 वाली सीट पे बैठता था उसको भी बाहर निकाल देना था कि ये तो कप्तान का बहुत बड़ा बेली है. So बिल्कुल सही कहा आपने और मॉर्गन की जो एज ए लीडर उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी और टीम को लेके आए और वर्ल्ड कप तक लेके गए और जितवाया इट्स अ रिमार्केबल स्टोरी. अगर आप कभी भी वनडे स्पेशलिस्ट यानी वनडे बैट्समैन की वाइज देखेंगे तो मॉर्गन का नाम कभी भी ऊपर नहीं आएगा. बट जस्ट लाइक स्टीव वॉ these two players will never walk into anyone's 11 except for their leadership abilities. But that's where they're excelled. बात हमारी हो गई है 15 के बाद फिर इंग्लैंड का एक शुरू होता है टाइम जो अभी तक उनका चल रहा है 2023 में भी दे आर डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट्स. उनकी जो आज टीम अनाउंस हुई है असल में बात भी कर रहे थे हैरी ब्रूक को उन्होंने अभी नहीं लेके गए. सो जस्ट इमेजिन अ प्लेयर जो कि इतना एक्साइटिंग जिसका फ्यूचर नजर आ रहा है. आज Harry Brook has been brought in instead of Jason Roy. Jason Roy has been dropped. Oh, okay. That's the kind of depth that they have, that they can afford to drop Roy and bring in Brook. And देखिए हमें खुशी होती है because obviously, as usual, हम यही claim करेंगे कि Harry Brook is a PDP product PSL. Of Lahore Qalandars. But the thing is कि आप PSL में भी देखते हैं कि जब English players आते हैं, they bring with them so much professionalism, so much, clarity about their roles, and they're all aiming to go. I mean, आप अगर देखते हैं इंग्लैंड में PSL में देखते हैं when you look at talents like Will Smeed,
When you look at talents like Gus Atkinson has been picked up now. You look at Alex Hales, जो कि काफी देर टीम से बाहर रहे. इस वर्ल्ड कप में भी उनका आप टीम से टिम एक डेविड इशू देखें, हम सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया ले गए. एग्जैक्टली मुल्तान सुल्तान जिंदाबाद. सो आई एम जस्ट सेइंग कि आप ये प्लेयर्स को बना रहे हैं और कर रहे हैं. यू हैव टू हैव द सेम अप्रोच टू योर ओन प्लेयर्स. जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, दोज हु डू वेल, you have to then give them a proper chance. Tim David is now an outside chance for Australia's one-day team because they realize he has the gifts. And उन्होंने उसको time दिया और उस पर कोई pressure नहीं डाला. And he is doing very well coming in. Especially with Travis Head now going out, they might have to change the order a little bit. That's how you promote your players. That's how you give them support. यहाँ पे ये mindset का issue है. And this mindset needs to become one जहाँ पे Pakistan have to accept के maybe not 2023 but maybe for 2027 only if you back the players who are performing, who have the talent, and then take the strong decisions कि अगर वो नहीं perform कर रहे to give them some time away from the game, Yes. कि वो वापस भी आ सके. इस पे आई थिंक दैट्स अ प्रोग्राम फॉर अ डिफरेंट डे, बट जनरली हमारे लिस्ट ए का जो हमारा एक्सपीरियंस है, मैं देख रहा हूँ लोगों का, हमारे जो अपकमिंग प्लेयर्स है वो थोड़ा कम है. ज़्यादा पीएसएल खेली जा रही है या वो टेस्ट क्रिकेट में है, इवन जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर है. बट अगेन दैट्स स्टोरी फॉर डिफरेंट डे. अभी हम एक और, मैंने क्योंकि कल भी हमने पूरे एक एरा की बात की थी, सो 11 to 19 की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये है कि जो हमारे टॉप स्कोरर हैं वो बाबर आजम है, जिन्होंने 2015 में खेलना शुरू किया. सो इवन दो कि आपके पूरा एक डेकेड है, यू डोंट हैव एनी अदर बैट्समैन जो कि बाबर आजम टॉप कर सकता है, और उन्होंने आखिरी 5 सालों में आके सब पीछे छोड़ दिया. ही इज दैट गुड, बट ऑब्वियसली दैट इज अ वरिंग सिचुएशन. एंड सेम गोज फॉर हमारे जो बॉलिंग में आप देखेंगे तो पाकिस्तान के एक्चुअली जो बॉलर अभी तक टॉप पे हैं, वुड यू लाइक टू मेक अ गेस? वसीम अकरम. पॉसिबिलिटी थी, आई एम श्योर टॉप 10 पॉसिबिलिटी. टॉप 11 या 12 पे होंगे वसीम भाई 20 साल बिल्कुल रिटायर होंगे, करने से पहले. लेकिन सईद अजमल, सो जस्ट इमेजिन, जिनकी आपने भी बात की है कि वो रिटायर हो गए थे 2015 में, ही हैज द फाइनेस्ट बॉलिंग रिकॉर्ड. तो इट्स जस्ट सैड. It is, but I think I want to at least Hamad Lala end the show by saying कि उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई थी. And I think we were very lucky to have seen Saeed Ajmal in that era. As a test bowler, as a T20 bowler, and especially as a one-day bowler. He was absolute phenom. And it's very worrying कि अगर आप उनकी retirement से लेके 8 साल बाद आते हैं, he's still your best bowler. That just goes on to show you तो I think especially 2019 से लेके हमने जितने थोड़े one-day internationals खेले, it really is very sad. I think it's not even crossed 40, the number of one-days that we've played. एंड आई थिंक जो उससे अगला हमारा जो है 19 से 23 का है, उसमें हमने इनसे भी कम खेले. सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम. जी, और अभी मजे की बात ये है कि इस वर्ल्ड कप के बाद आपका अगला वनडे इंटरनेशनल नवंबर 2024 में. So we're clearly before we wrap up, तो I think we are killing ODI by design. ये तो intentionally फिर हम खत्म कर रहे हैं. We are. Pakistan is not helping themselves in this. बाबर आजम ने अगर 110 वनडे इंटरनेशनल खेले अभी तक, तो it doesn't look like कि वो सईद भाई के 250 भी खेल सकेंगे. Let aside what Shahid Afridi and Mahmood have played. नहीं, and आप considering his record and what he's done, you just want to imagine to yourself if he played an extra 50-60 one day. अब वो बार-बार वही हम बात सुनते हैं, Zim Babar, Zim Netherlands. He's scored against all the teams wherever he's played. But if he's not going to get one day series, and play one day cricket against the best sides home and away, then it's such a shame कि आपने एक once in a lifetime, once in a generational talent को, especially for, I feel, one day cricket is Babar's strongest format. I think he's at his best. I don't think we have seen a batsman of this ability in one day cricket since prime Virat Kohli, who for me anyway, after Sachin Tendulkar and Viv Richards, is perhaps the best one day batsman. Meri nazar mein Virat Kohli is the best one day batsman of all time. And I think Babar, and Babar is in the next line after him. But आप देखें विराट कोहली ने कितनी गेम्स खेली हैं और आप देखें कि बाबर ने कितनी खेली हैं, and never had a bilateral game against India, hardly played that much one day cricket at home, hardly played in other places. So it's very disappointing to see कि आपने इस तरह, जैसे आपने कहा, by design अपनी वन डे क्रिकेट को खेल कर दिया. बिकॉज हमारी एक फीलिंग है कि हम T20 खेल के और PSL खेल के प्लेयर्स को रेडी कर लेंगे वन डे क्रिकेट के लिए, जो टेस्ट भी खेलते हैं, बट we're finding out that that's not a smart long-term approach. बिल्कुल ठीक है. Before we wrap up, would you like to comment on our chances in 2023? Lala, I'm going to be bullish. I think this team have done well enough over the past for us to support them and believe in them.
Obviously, it's very difficult pressure playing in India. It's a completely different ball game. I do believe India, England, Australia start as absolute favorites. But I think Pakistan can do what New Zealand and South Africa can do and look for that fourth place. And then, honestly, luck comes into it as well. Now, how well we do, a lot will depend कि हमारी fitness कैसी है, हमारा mental state कैसा है, overall कैसा है. But on their day, yes, this team is good enough to win anything and beat anyone. मेरी फैन से एक गुजारिश होगी, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस वक्त हमारे भाई को पता है मेरे साथ पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में क्या हुआ है, बल्कि इस हफ्ते की शुरुआत से खत्म तक जितने मैंने दुख देखे हैं, तो बट दिस इज नॉट द टाइम टू टर्न ऑन योर टीम, दिस इज द टाइम टू सपोर्ट देम. जो भी अब चेंजेस होने, जो भी अब हमें इख्तलाफात हैं, उन पे अब हम वर्ल्ड कप के बाद बात करें, और उसके बाद आप बिल्कुल पुश करें और आप कहें ठीक है जी, कप्तान नहीं चला, बॉलर नहीं चला, ओपनर नहीं चला, फलाना नहीं चला, बट नाउ इज द टाइम टू बिलीव एंड बैक दीज गाइज. एंड जो प्रोसेस भी है, जो द पाकिस्तान वे, जो रेहानुल हक चैंपियन करते हैं, वो ओवरनाइट नहीं आएगा. तो पाकिस्तान वे का सबसे जरूरी स्टार्ट तो आपका क्लब और डोमेस्टिक क्रिकेट से है कि इस लेवल पे जब प्लेयर्स एम्पावर होंगे और बिलीव करेंगे कि वो फेयर के बगैर खेलेंगे. आपको और मुझे पता है यहाँ पे प्लेयर, जैसे हमने बात की, 1 मैच 2 मैच बुरा खेले उसको बाहर निकाल देते. उसामा मीर रोट अ वंडरफुल थिंग कि 1 या 2 मैचेस के बाद शायद आप बुरा खिलाड़ी नहीं बन जाता, या 1 या 2 मैचेस के बाद मैं वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन जाता. So यही अब सिचुएशन है कि I would like us to believe, and any changes we want to see, we have to accept the change takes time. अगर आपने 2027 के वर्ल्ड कप का एम करना है, तो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद फिर आप अपनी माइंडसेट में चेंज लाएं, और उसमें भी आपको शायद 1-2 साल लग जाए. But I'm hopeful of our chances. I'll never be arrogant. I'll never be complacent. Hopeful. दुआएं कर सकते हैं. I don't believe we start as favorites, but we've seen sometimes that works for us. So ये है कि if somehow this team goes on to win this World Cup, I think it'll be pretty clear that I think आपको अगले 4 या 5 प्राइम मिनिस्टर्स बड़े आराम से मिल जाने हैं स्पॉट में से, बिकॉज ये एक इतनी बड़ी अचीवमेंट होनी है कि आई डोंट थिंक कोई भी इसको टॉप कर सकेगा. टू गो इन विन अ वर्ल्ड आपने कप. खतरनाक बात भी सुना दी है कि फिर हमारे ये अब हमने देखे ना 90, अब देखिए 92 में हम बात करते हैं, तो फिर देखें 2023 में, तो फिर बनता है ना थोड़ा सा. चले बन जाए, हम उनको आर्मी चीफ भी बना देंगे. बट फॉर दैट मैटर, अब आपने लेफ्ट स्वीप पे 6 मार दिया लाला. मैं इसको एडिट कर दूंगा बाद में. थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग. इट हैज बीन अ लवली जर्नी जिसमें हमने सारे वर्ल्ड कप्स को किया. एक बड़ा अच्छा मौका मिला. हमेशा हम डिस्कस करते हैं जी के मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, मोस्ट रन मोस्ट विकेट्स, लेकिन वो आपको वही जो हम पहले बात करते सरफेस से देखने का मौका मिल रहा था. बट इस तरह के स्टेटिस्टिक्स के अभी तक हम अजमल भाई जो हैं उन पर रिलाइट थे कि वो हमारे इतने अभी तक लीडिंग स्कोरर थे, विकेट टेकर थे. इस तरह की चीजें और बाकी पाकिस्तान की जर्नी, पुरानी इनसाइट्स, मुझे अभी लोगों के मैसेज आए हैं जेन्युइन जो सुनते हैं या जिनको शौक है कि उनको पहली एपिसोड बहुत पसंद आई. मैंने कहा कि अगर आपको पहली पसंद आई थी तो आप आगे देखते जाएं, आपके साथ कितना मजा आएगा. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम. Thank you so much, Ahmad Lala. It's always wonderful to do with you, and I'm looking forward. I really enjoyed this series. बड़ा मजा आया. Got a chance to do so much research, learn about so many things. जिसका लोग सोचते होंगे 75 में मैं टीम को चेयर कर रहा था, मैं फिर से क्लियर कर दूं, नहीं था मैं वहां पे भाई. But ये है कि I'm looking forward and hoping कि inshallah, we are able to talk about a very positive experience for the 2023 World Cup. And thank you for making me part of World Cup Kahani. I enjoyed every minute. नहीं सर, डेफिनेटली, एंड आई होप दिस कहानी कंटिन्यूज और हम आगे जो है वो इसको 2023 के वर्ल्ड कप को भी डाइसेक्ट करें ऑन अ हैप्पियर नोट, एंड वी विल डेफिनेटली हैव अ सेलिब्रिटी एपिसोड इंशाल्लाह. बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन. अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज.